प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक अबाउट 1.3% से गिर चुका है और हमने सैटरडे के लाइव स्ट्रीम में भी ये डिस्कस किया था कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स और भी तेज़ी से बढ़ाएगा और ज़्यादा बढ़ाएगा। बिकॉज ऑफ दैट नेक्स्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो उसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्यों गिरता है, और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से इंडियन स्टॉक मार्केट्स और कितना ज़्यादा गिर सकता है। वीडियो में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाता है तो उसका इतना ज़्यादा असर स्टॉक मार्केट्स पे क्यों पड़ता है। इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता या घटता है तो उसका असर सभी पे पड़ता है, हमारे जैसे इंडिविजुअल्स पे पड़ता है, कंपनीज पे पड़ता है और साथ ही किसी भी कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमी पे भी पड़ता है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारे जैसे इंडिविजुअल जो कि अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं लाइक बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट्स में, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। सिमिलरली जब आप किसी डेट म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ भी जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो आपको वहाँ से रिटर्न्स ज़्यादा मिलता है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का आपको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन साथ ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने के नुकसान भी होते हैं। सपोज़ आपको लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट होगा वो भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आपको कार लोन चाहिए या फिर पर्सनल लोन चाहिए तो उन सारे लोन्स का जो रेट्स है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो जो डिमांड होता है फ्रॉम कस्टमर्स एंड लाइक लोन का डिमांड वो कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कंपनीज को देखें तो कंपनीज को भी अपने ग्रोथ के लिए लोन्स लेना पड़ता है। तो पैसा रेस करने के लिए वो या तो इक्विटी से रेस करेंगे या फिर डेट से रेस करेंगे या फिर बैंक से लोन लेंगे। तो अगर वो डेट दैट इज़ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करते हैं तो वहाँ भी उन बॉन्ड्स पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर वो बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ भी जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल ये इन कंपनीज के लिए अच्छा नहीं है। और साथ ही हमारे जैसे कस्टमर्स जब लोन नहीं लेना चाहेंगे बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट तो ऑफकोर्स जो हाउसिंग का डिमांड है या फिर कार्स का डिमांड है या फिर दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का डिमांड है वो कम होने लगेगा और इसका अगेन निगेटिव असर इन कंपनीज के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा जो कि इन चीज़ों को बेचती हैं या फिर बनाती हैं। सो ओवरऑल राइजिंग इंटरेस्ट रेट में चीज़ों का डिमांड कम होने लगता है और जब डिमांड कम होने लगेगा तो जो कंपनीज हैं वो भी अपने चीज़ों का जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सेल्स है उसे कम कर देंगे, जिसके कारण सप्लाई भी कम होने लगेगा और बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो भी हिट होगा। आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी कम होने लगेगा। और जब भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम होने लगेगा लाइक पेट्रोल या डीजल का डिमांड कम हो जाएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का डिमांड कम हो जाएगा, हाउसिंग का डिमांड कम हो जाएगा, ऑटोमोबाइल का डिमांड कम हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ दीज जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो कम होने लगेगा क्योंकि कोई भी अब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ज़्यादा नहीं खरीद रहा है तो इन सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी कम होने लगेगा, जिसके कारण जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो भी कम होने लगेगा। जब भी किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाने लगता है ताकि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का डिमांड है वो कम किया जा सके। तो यहाँ पे जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका पॉजिटिव असर ये पड़ेगा कि आपका इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन इसका नेगेटिव असर ये है कि जब डिमांड कम हो जाएगा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का तो उसके कारण जो ओवरऑल इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी कम होने लगता है। और अगर इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं तो वहाँ पे उस कंट्री में रिसेशन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप यूएस इकोनॉमी को देखें तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का टारगेट फिगर है दैट इज़ कंफर्टेबल फिगर है वो है 2% का, जबकि फ़िलहाल वहाँ पे इन्फ्लेशन है 8.5%। तो 2% और 8.5% में ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। दैट्स वाई वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है वो अभी भी बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सके।
तो ऑल दो इस वेरी हाई इंटरेस्ट रेट से जो इन्फ्लेशन है वो तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन इसके कारण जो डिमांड कम किया जा रहा है इकोनॉमी में, उसके कारण हो सकता है कि यूएस इकोनॉमी में नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर में रिसेशन भी आ सके। ऑफ कोर्स ये जो रिसेशन आएगा मोस्टली एक माइल्ड रिसेशन आएगा, लेकिन यस रिसेशन आ सकता है। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यूएस में रिसेशन आता है, तो उसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं? अगर आप पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी देखें तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है यूएस। यूएस का जीडीपी अगर आप देखें, या फिर उनके जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, या फिर आप यूएस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस देखें, या फिर आप यूएस डॉलर को देखें, तो इन सारे पैरामीटर्स में यूएस एज अ इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे आगे है। सो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में जब भी प्रॉब्लम आता है तो जो ज़्यादातर पैसा है उसे सेफ हेवन में डाला जाता है, ताकि वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका असर किसी के इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़े। तो ये जो सेफ हेवन है मोस्टली ये होता है यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड्स, जो कि यूएस के सेंट्रल बैंक इशू करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर गवर्नमेंट। तो अगर यूएस का आप 10 ईयर जीसेक देखें तो वो अबाउट 3% के आसपास है, इनफैक्ट 3% से थोड़ा ज़्यादा जा चुका है। और अगर आप इंडिया का 10 ईयर का जीसेक का यील्ड देखें तो ये अबाउट 7.25% है। तो ऑल दो इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएस, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्रेडिट रेटिंग देखकर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया एज अ कंट्री का क्रेडिट रेटिंग है BBB- जो कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, जबकि यूएस का अगर आप क्रेडिट रेटिंग देखें एज अ कंट्री तो वो AAA है। ऑल्दो S&P ने फ्यू इयर्स पहले उनका क्रेडिट रेटिंग AA+ कर दिया था, लेकिन अभी भी ज़्यादातर क्रेडिट रेटिंग का जो रेटिंग है यूएस रेटिंग है वो AAA है। सो यहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया से जो FPIs होते हैं, FIIs होते हैं, वो दो रीजंस के कारण अपना पैसा निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहा है, तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, और साथ ही यूएस में इंटरेस्ट रेट अच्छे मिल रहे हैं तो FIIs अपना पैसा यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड है कि जब यूएस में काफ़ी ज़्यादा पैसा जा रहा है तो उसके कारण उसका जो करेंसी है दैट इज़ डॉलर वो एप्रिसिएट करता है और इंडियन रुपी डिप्रिसिएट करेगा। और जब भी लोकल करेंसी एज कम्पेयर टू डॉलर डिप्रिसिएट करता है तो FIIs का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में उसमें जो रिटर्न्स आता है वो कम आने लगता है। उसके कारण भी FIIs या FPIs अपना पैसा इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया से विड्रॉ करते हैं। सो नाउ अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्यों गिरता है। नाउ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप आज जो भी करेक्शंस आए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, वहाँ पे अगर आप देखें तो IT के स्टॉक्स और मेटल के स्टॉक्स रिलेटिवली ज़्यादा गिरे हैं। तो IT के स्टॉक्स इसलिए ज़्यादा गिर रहे हैं क्योंकि अगर यूएस में रिसेशन आता है तो हमें पता है कि IT का जो इंडियन IT कंपनीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा यूएस में ही होता है। तो अगर यूएस में रिसेशन आता है उसके कारण जो IT एक्सपोर्ट्स है उसका डिमांड कम होगा यूएस में, उसके कारण जो IT कंपनीज़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो भी हिट होगा। दैट्स वाई इंडियन IT कंपनीज़ का आज जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट ज़्यादातर स्टॉक्स 3, 4, 5% तक गिर चुके हैं। सिमिलरली अगर आप मेटल स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफ़ी गिरे हैं। इसका रीज़न भी ये है कि अगर यूएस मार्केट में रिसेशन आता है, यूरोप ऑलरेडी डाउन है, चाइना में भी डिमांड ज़्यादा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट चाइना एक ऐसा मेजर कंट्री है, मेजर इकनॉमी है जो कि इंटरेस्ट रेट घटा रहा है। तो इन ऑल मेजर इकनॉमीज़ में अगर प्रॉब्लम आएंगे तो ओवरऑल जो डिमांड है मेटल्स का वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो उसके कारण भी जो मेटल स्टॉक्स हैं वो करेक्ट हो रहे हैं। नाउ अब हम जानते हैं कि यहाँ से इंडियन स्टॉक मार्केट्स में और कितना गिरावट आ सकता है। तो अगर आप इंडियन इकनॉमी को देखें तो वो भी कोरिलेटेड है विथ अदर टॉप इकनॉमीज़ इन द वर्ल्ड, लाइक यूएस को देखें या फिर यूरोप को देखें या फिर चाइना इकनॉमी को देखें। तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका असर इंडियन इकनॉमी पे भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडियन इकनॉमी के इंटरनल फैक्टर्स को देखें तो वहाँ पे कोई भी फिलहाल मेजर कंसर्न नहीं है। फैक्ट अगर यूएस और यूरोप में रिसेशन आता है तो उसके कारण जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि उनका डिमांड कम हो जाएगा। हमें पता है कि इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया
अपने क्रूड का 80% इम्पोर्ट करता है, नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट का अबाउट 50% इम्पोर्ट करता है। तो अगर ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा रिसेशन आता है और उसके कारण क्रूड प्राइसेस या फिर नेचुरल गैस के प्राइसेस कम होते हैं तो ये इंडिया के लिए अच्छा है। और अगर आप इंडिया में इन्फ्लेशन देखें तो वो फिलहाल 6.71% का है, जो कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज काफ़ी कम है। साथ ही इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में अगर इन्फ्लेशन अबाउट 4 to 5% भी रहता है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो उस हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है। और एनी हाउ आरबीआई ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है और नियर फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई थोड़ा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है तो आरबीआई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगा इंडिया में। दैट्स वाई इंडिया में रिसेशन जैसा कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। और अगर आप इंडिया में जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो इस साल हम 7% प्लस से ग्रो करेंगे और आने वाले सालों में भी लगता है कि हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप दूसरे मेजर इकोनॉमीज़ को देखें, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं होगा। और ग्रोथ रेट के मामले में हमारा जो मेजर कॉम्पिटिटर था दैट इज़ चाइना, जो कि डबल डिजिट रेट से ग्रो किया करता था, वहाँ भी अब ग्रोथ रेट नहीं है। उन्हें 4 to 5% ग्रोथ के लिए भी अब मुश्किल आ रहा है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया अभी काफ़ी अच्छी तरह से प्लेस्ड है। नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट्स को स्टडी करने के लिए हमें दो और पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट है इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका ग्रोथ पोटेंशियल। तो अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखें इंडियन कंपनीज़ का तो फिलहाल ज़्यादातर कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ अच्छा आया है। और ओवरऑल अगर आप कंपनीज़ का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें और फ्यूचर पोटेंशियल देखें तो लगता है कि इन कमिंग ईयर्स ऑल्सो हमारा ग्रोथ पोटेंशियल इन कंपनीज़ का अच्छा रहेगा। और सेकंड फैक्टर हमें देखना होगा कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन कैसा है, क्योंकि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं तो उसके कारण भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आ सकता है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज इंडियन स्टॉक मार्केट्स फिलहाल ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो अबाउट 93% के आसपास है और हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज अबाउट 85 to 89% का रहा है। तो वहाँ पे ये ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। और अगर आप निफ्टी 50 का पी रेशियो भी देखें तो वो भी अबाउट 21 के आसपास है और लॉन्ग टर्म एवरेज अबाउट 18 के आसपास रहता है, तो वो भी ज़्यादा नहीं है। अभी तक हमने इस वीडियो में जो भी डिटेल्स चेक किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें किसी भी तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी जो वर्ल्ड के दूसरे मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनसे कोरिलेटेड है। तो जब भी दूसरे इकोनॉमीज़ में दैट इज़ दूसरे मेजर इकोनॉमीज़ में कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसका असर ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। और उसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स में थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है, लाइक 5 to 10% का गिरावट आ सकता है। लेकिन यहाँ से इंडियन स्टॉक मार्केट्स में कोई बड़ा गिरावट लाइक 20% या 30% उस तरह का गिरावट फिलहाल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।